हेलो एवरीवन। तो अब हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि कैसे लेटर मुगल्स का डिक्लाइन होगा। ठीक है, हमने देखा कैसे लेटर मुगल्स का डिक्लाइन होगा। हमने किंग मेकर्स के रोल देखे। किंग मेकर्स में मेजरली हमारे पास 3 नाम आते हैं। एक हमारे पास था जुल्फ़िकार खान, ठीक है, एक हमारे पास थे फिर सैयद ब्रदर्स, ठीक है, सैयद ब्रदर्स, और फिर एक हमारे पास नाम आता है इमाद उद दौला, इमाद उद दौला, है ना। ओके, तो ये सब जो है शक्तिशाली मिनिस्टर्स थे, ठीक है, और ये वो लोग थे जो डिसाइड करते थे राजा को क्या करना चाहिए। तो जैसे कि रंगीला जैसा राजा था हमारे पास, ठीक है, फिर उसका बेटा था, उसके बाद अहमद शाह, जिसका खुद का अस्तित्व को लेकर के संघर्ष हो रहा था उसके अपने लाइफ में। तो मुगल्स का जो डिक्लाइन होगा और इंडिया में पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होगा, इसका फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा। इसी पीरियड में यूरोपियन आपस में अंदर ही अंदर फाइट कर रहे हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एड़ा बनकर पेड़ा खाएगी। तो इस सब सिचुएशन का फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी उठाएगी। ये जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होगी, ये एक पावर वैक्यूम को नहीं दर्शा रही है, पर ये दर्शा रही है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को, ठीक है। जो ये मुगल की पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होगी, ये एक पावर वैक्यूम को नहीं दिखाएगी, ये दिखाएगी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को। सत्ता बदल रही है, ठीक है। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो इस टाइम पीरियड को 18th सेंचुरी के इस टाइम पीरियड को डार्क एज भी कहते हैं, पर हम देखेंगे कि ये डार्क एज नहीं थी, क्योंकि हाँ डेफिनेटली वीक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थे जो आएंगे इस समय पिक्चर में, पर ये डार्क एज नहीं थी। रीजनल जो है स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे, ठीक है, रीजनल स्टेट्स फॉर्म होंगे, मेनली 3 टाइप के होंगे ये, ठीक है। इसमें नंबर 1 देख सकते हैं आप, एक होंगे आपके सक्सेसर स्टेट्स, ठीक है। तो ये जो सक्सेसर स्टेट्स हैं, ये वो हैं जो ओरिजिनली मुगल्स के पार्ट थे। उदाहरण के लिए जो मुगल्स के पुराने गवर्नर और सूबेदार थे, वो जब अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे, इसमें हमारे पास उदाहरण मिलता है हैदराबाद का, बंगाल का, कर्नाटक का, अवध का। इन राज्यों पे पहले मुगल्स का डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल था, ठीक है। दूसरी कैटेगरी हमें मिलेगी, वो है न्यू स्टेट्स की। तो न्यू स्टेट्स ये वो हैं जो ट्रेडिशनली रेबेलियंस थे, कभी भी वो मुगल्स को स्वीकारते नहीं थे। उदाहरण के लिए मराठा हो गए, सिख हो गए, जाट हो गए और अफ़गान्स हो गए। फिर तीसरी जो कैटेगरी है वो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स की। इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स में इसमें से कुछ ऐसे हैं जो 18वीं शताब्दी से पहले से एग्जिस्ट करते थे और कुछ 18वीं शताब्दी के बाद भी फॉर्म होंगे, ठीक है। तो कहानी ये है कि ये जो राज्य होंगे ये प्रोमिनेंस के ऊपर 18वीं सदी में आएंगे। जो ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं ये प्रोमिनेंस पर 18वीं सदी में आएंगे। इसके पहले जो इनकी चर्चा है उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। इनमें से कुछ मुगल्स के अंडर थे और कुछ नहीं थे। जैसे मैसूर का जो राज्य है वो कभी भी मुगल्स का पार्ट नहीं था, पर राजपूत किंगडम्स को अगर हम देखेंगे वो मुगल्स का पार्ट थे, इनडायरेक्टली थे वो, मतलब कि वो एज ए इंडिपेंडेंट जो है सूबा वर्क करते थे वो मुगल्स के अंडर ही, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट बना देंगे और वो कहेंगे कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। ऑल्सो स्टेट्स में से एक और उदाहरण हम केरला का ले सकते हैं। केरला भी उस समय के पीरियड पर अपने आप को इंडिपेंडेंट बना देगा, पर केरला भी कभी डायरेक्टली मुगल्स का पार्ट नहीं रहा है। तो 18वीं शताब्दी के भारत में ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन तीनों टाइप के राज्यों में होगा।
ब्रिटिश इन सब को धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, और ब्रिटिश इनको ख़त्म इसलिए करेंगे क्योंकि इन सब को कंट्रोल करने वाले जो लेटर मुगल्स थे उनकी अपनी खुद की गाड़ी पलट चुकी है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होते, जो ये मुगल्स है, तो मुगल्स अगर स्ट्रॉन्ग होते तो ये तीनों टाइप्स के राज्य फॉर्म ही नहीं होते, या फिर अगर फॉर्म होते तो मतलब कि उनके कंट्रोल में ही होते, एक तरह से इतने पावरफुली एग्जिस्टेंस में नहीं आते ये तीनों टाइप के स्टेट्स। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश इनको जीतेंगे। तो हमने देख लिया है कि लेटर मुगल्स के यहाँ पर क्या प्रॉब्लम और चैलेंजेस थे, ठीक है। इस सब के बेसिस पर भारत में अब विदेशी आक्रमण होंगे, और एंड में हमें ये पता चलेगा कि मुग़ल एम्पायर में एक तो हमने देखा किंग मेकर्स का रोल भी बढ़ता जाता है, ठीक है, और कैसे फिर अब मुगल्स का डाउनफॉल होगा। तो ज़्यादा डिटेल में मुग़ल डिक्लाइन को हम मेडिवल इंडिया में देखेंगे, फ़िलहाल अभी हम हल्का हल्का ही देखेंगे। तो हमने देखा कि 1707 के बाद से औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल एम्पायर के जो सूबेदार है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेना शुरू कर देंगे, और फिर रीजनल स्टेट्स की फॉर्मेशन शुरू होगी। इसी दौरान ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच भी युद्ध होंगे, जिसमें ब्रिटिश अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करेंगे। 1707 से मुग़ल एम्पायर कमज़ोर हो रहा था, और उसके साथ जो लार्ज प्रोविंस के गवर्नर थे जिनको सूबेदार कहा जाता था, तो जो लोग सूबेदार थे वो जो स्टेट को चलाया करते थे, ठीक है। कभी कभी सूबेदार की जगह हमें नायब सूबेदार भी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हर स्टेट में सूबेदार नहीं होते थे, कुछ स्टेट्स में नायब सूबेदार भी अपॉइंट होते थे। नायब सूबेदार को आप डेप्यूटी सूबेदार के रूप में भी पहचान सकते हो। तो उदाहरण के लिए मुर्शिद कुली खान जिन्होंने हैदराबाद बनाया था, वो भी सूबेदार नहीं थे, वो डेप्यूटी सूबेदार थे, ठीक है। डेप्यूटी सूबेदार होने के बावजूद भी वो एक नया स्टेट बनाएंगे हैदराबाद का। तो भारत के अलग अलग विस्तारों में अलग अलग शासक उभरेंगे। इसमें मैंने बताया आपको कि 3 कैटेगरी के राज्य निकल कर आएंगे, सक्सेसर स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स और न्यू स्टेट्स, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स में कुछ मुगल्स के अंडर थे और कुछ नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान के जो राजपूत किंगडम हैं वो मुग़ल एरिया के अंडर थे, पर ये जागीर सिस्टम के अंडर थे, ठीक है। यानी कि वहाँ पर परमानेंटली मुग़ल शासकों ने उनको शासन दे रखा था राजपूतों को, ठीक है। वतन जागीर कहते थे इसको। वतन जागीर आपकी एक ऐसी जागीर थी जिसको हम परमानेंट जागीर कहते हैं। अकबर ने बहुत सारे राजपूत राजाओं को वतन जागीर दी थी। इसको आप परमानेंट लैंड कह सकते हो। अकबर ने कहा था ये आपकी परमानेंट लैंड है एक तरह से, और आप यहाँ पर रेवेन्यू चलाइए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, और आपके ऊपर मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो इसको कहते थे वतन जागीर। इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम। इंडिपेंडेंट स्टेट्स में एक हमने राजपूतों का उदाहरण देखा अभी। तो औरंगज़ेब मर गया, ठीक है। तो राजस्थान के राजपूतों ने कहा कि अब मुग़लों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मुग़लों के साथ हम इंडिपेंडेंट हैं। अगर हम केरला में देखें तो केरला में भी उन्होंने कहा कि केरला तो वैसे भी कभी सीधा मुग़ल्स के नीचे था भी नहीं, ठीक है, मुग़ल्स के अंडर नहीं था केरला। वो भी केरला भी अपने आप को इस पीरियड में इंडिपेंडेंट कर रहा है, ठीक है, अपने पॉलिटिकल एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहा है केरला भी इस समय पे। तो न्यू स्टेट्स में हमने देखा रेबेलियन स्टेट्स निकल कर आएंगे, मराठा हो गए, सिख हो गए, अफ़गान हो गए, जाट जो हो गए, है ना। ये लोग कभी भी मुग़ल्स के अंडर नहीं थे प्रॉपरली, क्योंकि मुग़ल्स ने उनको कोशिश की थी अपने नीचे लाने की, उनको परेशान करके, पर इन राज्यों ने कभी भी मुग़ल अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो यही सब हम देखेंगे। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई और ब्रिटिशर्स एक एक करके अब इनको ख़त्म करेंगे, ठीक है। कभी कभी आपको यूपीएससी में स्टेट्स की एमरजेंस के ऊपर भी सवाल आ जाते हैं कि कौन सा स्टेट कब एमर्ज हुआ या कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो वो सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर। उदाहरण के लिए
प्रश्न आ सकता है कि इंडिया के जो अफगान स्टेट्स थे वो कैसे इमर्ज हुए, ठीक है। रूलर सेंट्रिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको, रिफॉर्म्स से लेकर भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से रूलर ने क्या रिफॉर्म किए थे, उन्होंने क्या फंडामेंटल चेंज लाए थे, है ना। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट रूलर से लेकर आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल सवाई जय सिंह जो थे, सवाई जय सिंह जयपुर के, उनकी कहानी के बारे में पूछा जा सकता है आपको। आपको पता होना चाहिए कि उनका एज अ रूलर क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं। बाकी एक कैटेगरी और क्वेश्चंस की जो आ सकती है वो ये है कि इन राज्यों के ऊपर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट कैसे हुआ। कॉन्क्वेस्ट जो है वो दो तरीक़ों से होगा, ठीक है। कुछ को ब्रिटिशर्स एनेक्स करेंगे डायरेक्टली, उसको ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर ले लेंगे, ठीक है। ऐसे इन राज्यों का जो नक्शा है इनका बदल दिया जाएगा और ये रातों रात नक्शे से गायब हो जाएंगे। उदाहरण के लिए बंगाल जो है, मराठा स्टेट है, जो वो नक्शे से गायब हो जाएंगे। जबकि हैदराबाद जैसा स्टेट है वो कंटिन्यू करेगा एग्जिस्ट करना टिल 1947, पर हैदराबाद ब्रिटिश का सब्सिडरी अलायंस बन जाएगा फ्यूचर में। तो दो प्रकार से होगा कॉन्क्वेस्ट, एक तो सब्सिडरी अलायंस के थ्रू होगा जहाँ पर एक तरह से इनडायरेक्ट कंट्रोल होगा ब्रिटिशर्स का, और दूसरा तरीका होगा एनेक्सेशन का। एनेक्सेशन में ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल होगा। तो हमको ये कहानी पता होनी चाहिए कि कब किसका नंबर बजेगा, कौन से राज्य का, और कौन सा ऑफिशियल इसको करेगा, और कौन उस समय गवर्नर था। इस टाइप की चीज़ों का हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ईयर सेंट्रिक यानी साल के सेंट्रिक भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल सवाल आ जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रश्न आ सकता है कि जैसे कि अवध का 1765 में वो चर्चा में आया, अवध आपका अवध स्टेट, और एंड में 1856 में अवध नक्शे से गायब हो गया। 1765 में ही अवध ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था और 1856 तक ब्रिटिशर्स ने उसको जिंदा रखा था अपनी जियोपॉलिटिकल गेम्स की वजह से। तो जो ये सक्सेसर स्टेट्स हैं जो कि पहले मुग़ल की प्रोविंसेस थी, ठीक है, तो इनके केस में ऊपर की शक्ति जब कमज़ोर होगी तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे। मुग़लों के ही सूबेदार थे ये लोग। इसमें हैदराबाद देखा हमने, अवध देखा, बंगाल है, कर्नाटक भी इसमें ही आ जाएगा। इनफैक्ट 1720 से 24 तक का जो पीरियड था, उस पीरियड में ज़्यादातर स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे, क्योंकि इस समय गद्दी पर रंगीला था। रंगीला को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। पहले एक तो जब वो राज्य में गद्दी पर बैठा, उसको पहले तो सैयद ब्रदर्स को निपटाना था, ठीक है। वो 18 साल का था, ठीक है। रंगीला का ओरिजिनल नाम क्या था मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। रंगीला का ओरिजिनल नाम था रोशन अख्तर, ठीक है, रोशन अख्तर। तो जो ओल्ड मुग़ल प्रोविंसेस में सबसे प्रोमिनेंट एक तो हैदराबाद का था। हैदराबाद की फाउंडेशन शुरू की गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी? अगर हम हैदराबाद देखें तो हैदराबाद की फाउंडेशन शुरू की गई थी आपके कमरुद्दीन सिद्दीकी द्वारा, ठीक है, कमरुद्दीन सिद्दीकी, इन्होंने हैदराबाद की फाउंडेशन की थी, ठीक है। ये आपके तुरानी ओरिजिन के नोवेल थे, तुरानी ओरिजिन। तुरानी ओरिजिन यानी कि हम सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल एशिया से थे ये। इनके फोर फादर्स मतलब के तुरानी ओरिजिन के थे। इनको अलग अलग टाइटल्स मिल चुके हैं कमरुद्दीन सिद्दीकी को, ठीक है। जैसे कि इनको औरंगज़ेब ने टाइटल दिया था चिन कुलिच खान का, चिन कुली खान, और फारूक सियार ने इनको टाइटल दिया था निज़ाम उल मुल्क का, निज़ाम उल मुल्क, ठीक है। तो निज़ाम का मतलब होता है लीडर, ठीक है। बाद में इनको फ्यूचर में असफ जहाँ का टाइटल भी मिला है, इन्हें असफ जहाँ का टाइटल भी मिला था। तो इनको मल्टीपल टाइटल्स मिले थे इसलिए, ठीक है। तो हम इनको पहचानते हैं निज़ाम उल मुल्क के नाम से भी, असफ जहाँ के नाम से भी। शुरुआती पीरियड में ये औरंगज़ेब के खास थे, ठीक है। इसके बाद इनको अवध में भी भेजा गया है फ्यूचर में, और उसके बाद इनको दक्कन में भी भेजा गया। कुछ साल तक वो फिर दक्कन में रहेंगे और फिर उसके बाद रंगीला इनको बुलाएगा कि सैयद बंदों ने नाक में दम करके रखा है, सैयद ब्रदर्स ने, है ना।
तो 3 राजाओं को तो सैयद ब्रदर्स ने मरवा दिया है और कभी भी मुझे भी उड़ा सकते हैं, ऐसा रंगीला ने इनको कहा। और फिर ये आते हैं, ठीक है, और सैयद बंधुओं की गाड़ी पलटा दी जाती है। इसके बाद इनको 2 सालों के लिए रंगीला ने दिल्ली में रोका, ठीक है। इनको चार्ज दिया गया था वज़ीर का, ठीक है। इनको कहा कि तुम यहाँ पे रिफॉर्म्स करो, ठीक है। तो ये जो है एक रिफॉर्मिस्ट पर्सनैलिटी थी। इनको समझ आ चुका था कि मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एरिस्टोक्रेसी को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि ये बंदा इतना इम्पोर्टेंट कैसे बन सकता है राजा का। तो हमें ये कहानी मिलेगी फिर कि मंत्रियों ने रंगीला को इनके बारे में उल्टा फुल्टा सुना दिया और दिमाग में उल्टा फुल्टा भर दिया। तो इसको मंत्रियों ने कहा, रंगीला को एरिस्टोक्रेसी के लोगों ने कहा कि तुमने निज़ाम को जहाँ बिठा के रखा है, एक दिन वो तुम्हारी गाड़ी पलटा देगा। तो रंगीला इनको फिर हटा देता है। रंगीला इतना मूर्ख है कि जो व्यक्ति इतने समय से आपकी मदद कर रहा था, रिफॉर्म कर रहा था, ठीक है, अब इसके किए हुए रिफॉर्म जो है वो मंत्रियों को पसंद नहीं आ रहे थे। इसकी वजह से ही मंत्रियों ने अब रंगीला के कान भरे थे। पुराने जो ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति थे एरिस्टोक्रेसी में, इनको ये सब रिफॉर्म्स पसंद नहीं आ रहे थे। आखिर में फिर रंगीला ने जब इनको हटाया वहाँ से, तो फिर इन्होंने भी रंगीला को गुड बाय कहा और कहा कि मैं चलता हूँ, ठीक है, मैं तो दक्कन जा रहा हूँ, ज़रूरत पड़ी तो आ जाऊँगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ। तो क्योंकि मुग़ल स्टेट का नेचर ही कुछ ऐसा था, है ना, तो ये शिफ्ट हो गए हैदराबाद को वापस। ये हैदराबाद को एज अ सूबेदार जाएंगे और ये कभी भी ये कह के नहीं कहेंगे कि मैं अब वहाँ का एक इंडिपेंडेंट राजा हूँ, ठीक है। सभी जो मुग़ल सूबेदार जो अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएंगे इस पीरियड में, वो लोग कभी भी खुल के डायरेक्टली ये चीज़ नहीं कहेंगे कि हम मुग़ल राजा से इंडिपेंडेंट हैं। वो लोग ये कहेंगे कि हम एज अ गवर्नर ही काम कर रहे हैं मुग़ल बादशाह के, ठीक है, पर वो होंगे एक्चुअल में इंडिपेंडेंट ही। तो इस तरह जो है हैदराबाद चले गए हमारे चिनकुलिच खान, पर इन्होंने वहाँ से भी ये कहते थे कि मैं मुग़ल एम्पायर का सर्वेंट हूँ। प्रैक्टिकली तो चाहे वो हर डिसीज़न खुद ही लेते थे। मुग़ल राजा भी इनके द्वारा जो फैसले लिए जाते थे उनके ऊपर बस नॉर्मली सिग्नेटरी था, मतलब इनके डिसीजन के ऊपर मुग़ल राजा साइन कर देता था। जब ये लोग जब ये पावर के ऊपर आए, उस समय हमें पता चलता है, जब चिनकुलिच खान पावर के ऊपर आए उस समय हमें पता चलता है कि हैदराबाद स्टेट जो था उसकी मराठा के साथ लड़ाई चल रही थी, ठीक है। हैदराबाद में निज़ाम थे और मराठा में इस समय पेशवा थे। ये दोनों जो है कंटेम्प्रेरी थे एक दूसरे के। मराठा स्टेट भी आपका 1707 के बाद ही निकल के आया था प्रॉपरली। उससे पहले मराठाओं ने इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम करने की कोशिश तो की थी, पर वो एक तरह से रेबेलियन स्टेट ही थे। तो 1707 में उनको फ्रीडम मिलती है, तो अब उनको कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि अब औरंगज़ेब की भी मृत्यु हो चुकी थी। तो असफ जहाँ जो है मुग़ल बादशाह को कहते हैं कि मेरे को ऑटोनॉमी और पावर चाहिए, मैं मराठाओं को डिफीट करूँगा वरना वो दिल्ली पर आ जाएंगे, ठीक है। इनका प्लान ये था कि मैं नीचे जाऊँगा साउथ में और आज के कोरोमंडल से लेकर के मालाबार वाला जो रीजन है वो जीत कर अपने आप को एस्टेब्लिश करूँगा। ये पहले अवध में पोस्टेड थे, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स की आपको हमेशा एक खासियत मिलेगी कि ये लोग पुराने ऑफिस के अच्छे लोगों को अपने साथ लेकर के जाते हैं। तो क्योंकि असफ जहाँ पहले अवध में पोस्टेड थे, तो ये अपने साथ वहाँ से काफ़ी सारे अच्छे लोगों को हैदराबाद ले गए, ठीक है। बाकी हम देखेंगे कि पेशवा के साथ इनकी लगातार कन्फ्लिक्ट होंगी बीच बीच में, बाजीराव के साथ ये कन्फ्लिक्ट में रहेंगे। इन जो ये न्यू स्टेट्स, सक्सेसर स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स की खासियत ये मिलेगी आपको कि ये लोग मुग़ल लेगेसी को बहुत सी जगहों में कंटिन्यू रखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में जो टाइटल में है ना, ऑफिशियल्स की वर्किंग में आपको मुग़ल लेगेसी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये लोग भी खुद मुग़ल लेगेसी का ही पार्ट थे।
तो निज़ाम ने एस्टेब्लिश किया है काफ़ी, उसने एक कंपोजिट आर्मी एस्टेब्लिश की अपने राज्य की, हैदराबाद की। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को भी बनाया था, ठीक है। इनके पास पैसा भी ठीक अमाउंट में ही रहता था, पैसे की कमी नहीं थी कोई उतनी। और 1739 से 40 तक का पीरियड आ गया, फिर समय आगे बढ़ता रहा, है ना। तो 1739 से 40 के पीरियड के अराउंड रंगीला ने मदद के लिए इनको बुलाया, हैदराबाद के निज़ाम को, कि नादिर शाह आया हुआ है, ठीक है। निज़ाम फिर मदद करने के लिए दिल्ली की तरफ जाएंगे, हैदराबाद के निज़ाम बैटल ऑफ करनाल में जाएंगे। पर हम देखेंगे कि निज़ाम जो है हैदराबाद के, वो मुग़ल एम्पायर की मदद करने के लिए दिल्ली की तरफ निकल पड़ेंगे। इनके पीरियड में ही, निज़ाम के पीरियड में ही, कार्नेटिक अपने आप को इंडिपेंडेंट करता है। कार्नेटिक में जो नवाब था दोस्त अली, वो कहता है कि देखो, आपने जैसे खुद को इंडिपेंडेंट किया है मुग़लों से, वैसे ही मुझे भी इंडिपेंडेंस दे दो। उसने ले तो ली इंडिपेंडेंस, दोस्त अली ने कार्नेटिक की इंडिपेंडेंस ले तो ली, पर बाजू में ही मराठा स्टेट था, और अब मराठा स्टेट जो है वो दोस्त अली को निपटा देगा। फिर उसके बाद इसका जमाई आएगा कुर्सी पर, चंदा साहिब, मराठाज उसको उठा करके ले जाएंगे, ठीक है। फिर हैदराबाद के निज़ाम को पता चलता है कि आरकोट में, आरकोट यानी कि कार्नेटिक की कैपिटल में, सब के सब लोग गायब हो गए। तो फिर वो तीसरे बंदे को बिठाएंगे कुर्सी के ऊपर, और ये तीसरा बंदा था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन हमने देखा कि एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व भी हो जाएगा, है ना, हम ये चीज़ देख चुके हैं। तो हमने देखा कि असफ जहाँ ने, यानी कि चिन कुलिच खान ने, यानी कि हैदराबाद के निज़ाम ने स्किल एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपने साथ लाया अवध से, क्योंकि ये पहले अवध के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। तो इन्होंने हैदराबाद में भी मनसबदारी सिस्टम शुरू कर दिया। इस सिस्टम को हम ज़्यादा डिटेल में मिडिवल इंडिया में देखेंगे आराम से, ठीक है। तो इससे एक तरह से मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन का आईएस भी कहते हैं हम, जो ये मनसबदारी सिस्टम है, इसको हम एक तरह से मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन का आईएस भी कह सकते हैं, या फिर ऐसा कहें हम कि ये मुग़ल का एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो इन्होंने भी बहुत सारे लोगों को लैंड ग्रांट दी थी, असफ जहाँ ने, ठीक है। इसको हम जागीर के रूप में भी पहचानते हैं, लैंड ग्रांट को। तो असफ जहाँ जब तक जिंदा थे तब तक तो चीज़ें हैदराबाद में ठीक चल रही थी, पर इनकी मृत्यु हुई 1748 में, और उसके बाद इनकी फैमिली में भी पावर को लेकर डिस्प्यूट होगा। तो फिर हम देखेंगे कि लोग आएंगे, जैसे कि नासिर जंग आएगा और मुजफ्फर जंग आएगा। इनके बीच में पावर को लेकर कन्फ्लिक्ट होगा, कि इनके बीच में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में। तो इस बेसिस के रूप में दूसरी कार्नेटिक वॉर होगी, ये चीज़ हम देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि मुजफ्फर जंग को फ्रेंच मदद करेंगे और नासिर जंग को ब्रिटिश मदद करेंगे, और वहीं से कार्नेटिक युद्ध में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत होगी। तो दूसरी कार्नेटिक में जो है, उसमें हैदराबाद में पहले तो स्टार्टिंग के टाइम में फ्रेंच इन्फ्लुएंस था, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा बस्सी था। पर 1758 में बस्सी को रिकॉल किया जाता है, किसके द्वारा? काउंट डी लैली के द्वारा, ठीक है, लैली के द्वारा रिकॉल किया जाता है। फिर हैदराबाद ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाएगा, और फिर 1760 के बाद हैदराबाद एक ब्रिटिश एलाई के रूप में ही रहेगा आगे आने वाले समय में। तो ब्रिटिश फिर मैसूर को काउंटर करने के लिए फ्यूचर में हमेशा हैदराबाद की मदद लेंगे। 1760 के बाद हैदराबाद में हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे राजा आएंगे, और इनको मारने के लिए हैदराबाद की हेल्प ली जाएगी ब्रिटिशर द्वारा। 1800 तक आते आते ब्रिटिश हैदराबाद के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करते हैं, और फिर ये कहा जाता है कि आज के बाद तुमको आर्मी नहीं रखनी है, तुम्हें फॉरेन पॉलिसी नहीं कंडक्ट करनी है, और किसी के साथ युद्ध भी डिक्लेयर नहीं करना है, वो सब कुछ हम करेंगे। हमारी आर्मी आएगी, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको बस उसके लिए पैसे देने होंगे। हमारा एक ऑफिशियल आपके कोर्ट में पहले से मौजूद था, पर अब वो आपको और ज़्यादा चलाएगा। तो 1801 से 1947 तक के पीरियड में हैदराबाद एक्चुअली ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंडर रहेगा। रही बात की सब्सिडरी अलायंस क्या है, वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे।
तो जो फॉरेन पॉलिसी है हैदराबाद की वो ले ली जाएगी, इसकी आर्मी ले ली जाएगी, इसकी सिक्योरिटी गारंटी ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी अब, और इस सब के लिए हैदराबाद को अब पैसे देने होंगे। तो 1947 तक हैदराबाद जो है वो एक ब्रिटिशरों का मित्र रहेगा। इवन जो है 1947 में जो हैदराबाद के निज़ाम थे वो नहीं चाहते थे हैदराबाद को देना, वो भारत में नहीं जुड़ना चाहते थे। इनका ये कहना था कि हम एक सोवरेन स्टेट हैं, हम क्यों भारत में जुड़ें। और उसके बाद की कहानी ये होगी कि ऑपरेशन पोलो होगा। ये सब आप पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में पढ़ोगे ऑपरेशन पोलो के बारे में। वैसे ये कहानी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, है ना। इस समय भारत में नेहरू जी प्रेजेंट नहीं थे, वरना शायद ये चीज़ नहीं हो पाती। जवाहरलाल नेहरू उस समय फॉरेन गए हुए थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। तो जब ये सब हुआ उस समय जवाहरलाल नेहरू फॉरेन गए हुए थे। तो हमने देखा कि कर्नाटक जो है वो पहले मुग़लों का प्रांत था, क्योंकि मुग़लों का प्रांत हैदराबाद था और हैदराबाद का ही पार्ट था कर्नाटक। तो कर्नाटक एक तरह से डेक्कन प्रोविंस का पार्ट था मुग़ल्स का, है ना। और यहाँ पे जो रेगुलरिटी अथॉरिटी थी वो थे हैदराबाद के निज़ाम, उनकी रेगुलरिटी अथॉरिटी थी कर्नाटक के ऊपर, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये थी कि जैसे हैदराबाद के निज़ाम ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कंसीडर कर लिया था मुग़ल से, वैसे ही कर्नाटक भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कंसीडर कर लेता है हैदराबाद के निज़ाम से। कर्नाटक जो है प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम करेगा, जैसे कि हैदराबाद ने की अपने आप को मुग़ल से सेपरेट करके। निज़ाम जो है कुछ कह नहीं पाया जब कर्नाटक ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया। तो ओरिजिनली जो हैं जो इंडिपेंडेंट करेंगे कर्नाटक को, वो हैं सदातुल्ला खान, ठीक है, सदातुल्ला खान। फिर इसके बाद इनके बेटे आएंगे, इसके बाद दोस्त अली आएंगे। आई एम नॉट श्योर, शायद बेटा ही था ये, आप बुक में देख लेना डिटेल या इंटरनेट में भी देख लेना। तो इसके बाद आएगा दोस्त अली आएगा, ठीक है। फिर दोस्त अली के बाद चंदा साहिब आएगा। चंदा साहिब वही जिसको मराठा उठा करके ले जाएंगे। तो ओरिजिनली कौन था? ओरिजिनली सदातुल्ला खान थे। सदातुल्ला खान वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कर्नाटक स्टेट। उसके बाद दोस्त अली आए और फिर दोस्त अली जो थे वो भतीजे थे सदातुल्ला खान के। ओके, हाँ, भतीजे थे दोस्त अली सदातुल्ला खान के। फिर दोस्त अली के बाद चंदा साहिब आएंगे। तो कर्नाटक जो है वो पहले डुप्ले की किंग मेकर पॉलिसी का पार्ट बनेगा, ठीक है। कर्नाटक का अपना इंडिपेंडेंट रहने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। इन्होंने अपने आप को हैदराबाद से तो इंडिपेंडेंट किया, उतने में मराठा आएंगे और उसके बाद फिर ब्रिटिश और फ्रेंच आएंगे, उसमें डुप्ले आएगा, है ना। उसके बाद फिर रॉबर्ट क्लाइव आएगा। एक्चुअली कर्नाटक वो रीजन है जो आज के समय का कोरोमंडल कोस्ट है, आज के तमिलनाडु के अंदर। तो हमने देखा कि बाद में फिर कर्नाटक में जो है जब चंदा साहिब किडनैप होगा उसके बाद अनवरुद्दीन को अपॉइंट किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? हैदराबाद के नवाब के द्वारा अनवरुद्दीन को अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद अनवरुद्दीन को हटा के दोबारा चंदा साहिब को एस्टेब्लिश किया जाएगा फ्रेंच की मदद से। हमने ये भी देखा कि कैसे जो ब्रिटिश है वो फिर फ्रेंच से जीतेंगे और कैसे कर्नाटक स्टेट जो है वो ब्रिटिशर्स का अलाई बन जाएगा। तो पहले कर्नाटक फ्रेंच अलाई था और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ब्रिटिश अलाई बन जाएगा। जब टीपू और मैसूर को ख़त्म करना था तो दोबारा ब्रिटिशर्स जो हैं वो अलायंस क्रिएट करेंगे। ब्रिटिशर निज़ाम के हैदराबाद को बोलेंगे कि मैसूर पे अटैक करना तुम अपनी साइड से, फिर वो जो है मराठास को भी बोलेंगे उनकी साइड से अटैक करने को, ठीक है। फिर हैदराबाद और मराठा ने बोला भाई हम तो करेंगे, तुम कहाँ से अटैक करोगे? तो ब्रिटिशर्स ने कहा हम ईस्ट से आएंगे कर्नाटक के साथ, ठीक है। तो ये सब जो स्टेट्स हैं हैदराबाद, कर्नाटक, इनको ब्रिटिशर्स ने अपने साइड लिया क्योंकि इनका इंटेंशन था मैसूर जैसी पावर को हराना। तो कर्नाटक जो है वो ब्रिटिशर्स की मदद करेगा मैसूर को हराने में,
और हैदराबाद भी करेगा इस चीज़ में मदद। तो जब कॉर्नवालिस आएगा, ठीक है, वो अपने पीरियड में इन दोनों की हैदराबाद और कर्नाटक की बहुत हेल्प लेगा टीपू को हराने में, ठीक है। तो जब तीसरा मैसूर युद्ध हुआ तब टीपू जो है वो इस युद्ध में हार गया, ठीक है। इस युद्ध में भी काफ़ी मदद ली गई थी कर्नाटक द्वारा, और अंत में जो गवर्नर था वेलेस्ली इस समय, वो वेलेस्ली इन लोगों को कहेगा कि अब तुम सब्सिडरी अलायंस साइन करो, ठीक है। और साथ ही साथ जो डेक्कनी सुल्तानेट्स थे, डेक्कनी सुल्तान, वो भी इस समय तक ख़त्म हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ देम जो को तो औरंगज़ेब ने अपने टाइम में ख़त्म ही कर दिया था। ये लोग ज़्यादा एस्टेब्लिश या फिर ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेंगे 1700 के बाद। अब हम अवध और बंगाल के बारे में पैरेलली बात करेंगे, क्योंकि दोनों की स्टोरी पैरेलली ही चलती है एक तरह से। दोनों लगभग सेम टाइम पे अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे और दोनों का पतन भी लगभग सेम ही टाइम पर होगा। अवध भी मूलतः से मुग़लों का ही सूबा था, पर मुग़ल के डिक्लाइन के कारण होगा क्या कि अवध अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देगा। इसकी जो लोकेशन है अवध की, वो बहुत ही स्ट्रेटजिक है। अगर आपको बंगाल की तरफ जाना हो तो आप अवध होकर ही जाते थे। ब्रिटिश लोग इसको औध लिखते थे, औध, OUDH। हम अवध को अवध ही लिखेंगे क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में इसको हमेशा से यही कहा गया है, अवध। ये सूबा जो है मुग़लों के लिए ज़रूरी था और वो इस पर कंटिन्यूस अपना जो प्रभुत्व है वो छोड़कर रखते थे। इससे पहले सूरी डायनेस्टी, जो कि अफ़गान था, सूरी डायनेस्टी, शेरशाह सूरी, ये भी यहाँ पर अपना डोमिनेशन रख चुका है पास्ट में, बिहार और बंगाल के एरिया पर डोमिनेशन रखने के लिए, ठीक है। और अवध वाले इस रीजन से लेकर के ऊपर तक अपना एस्टेब्लिशमेंट किया था शेरशाह सूरी ने। और इससे भी पहले सिकंदर लोधी ने अपना कैपिटल आगरा में शिफ्ट किया था, क्योंकि वो चाहता था अवध वाले रीजन को कंट्रोल में रखना, तो इसलिए उसने आगरा में अपना कैपिटल शिफ्ट किया था। उसको पता था कि अगर आगरा को कंट्रोल करके रखेगा तो लखनऊ ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। तो ये सब हमें इम्पोर्टेंस शो करता है अवध की। कन्नौज जो होता था पास्ट टाइम में, वो एंट्री पॉइंट था अवध का, ठीक है, कन्नौज। तो यानी कि जो आज का लखनऊ है वो उस समय उनका सेकंड कैपिटल था, और उस समय फर्स्ट कैपिटल फैज़ाबाद था, ठीक है। लेटर पीरियड में वो शिफ्ट करेंगे लखनऊ को। तो हमने देखा कि जो है एक बंदा जिसका नाम है सादत खान, एक और नाम है इसका बुरहान उल मुल्क। तो इस बंदे को बनाया जाएगा अवध का सूबेदार 1722 में, ठीक है। तो अवध स्टेट जो है जिस समय मुग़लों से फ्रेगमेंट होगा तो उस समय ये था आपका अवध का नवाब सादत खान या फिर बुरहान उल मुल्क। अवध वाला एरिया जो है वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरियाज़ है इंडिया का, ठीक है। ये एरिया आपका फिर एंट्री रूट भी है बंगाल के लिए। और जो है बुरहान मुल्क जो है वो एक एरिस्टोक्रेट था, ईरानी ओरिजिन का था ये, ठीक है। ये आपका ईरानी ओरिजिन का था, और ईरानी मतलब कि पर्शियन ओरिजिन, है ना। तो मुग़लों में आपको हमेशा 5-6 प्रकार के एरिस्टोक्रेट मिलेंगे। कुछ जैसे हिंदुस्तानी ओरिजिन के थे, यानी हिंदुस्तान से ही थे, इंडियन ही थे। इस वाले में हिंदुस्तानी ओरिजिन के एरिस्टोक्रेट्स में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, है ना। कुछ तुरानी ओरिजिन के थे, तुरानी यानी कि सेंट्रल एशिया से थे, और कुछ अफ़गानी थे और कुछ ईरानी भी थे।
तो जैसे हैदराबाद जो था वो तुरानी नोबल द्वारा शुरू किया गया था, और अवध एक ईरानी मूल के व्यक्तित्व ने एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। तो क्योंकि मुग़ल एरिस्टोक्रेसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेट्रोजेनिटी थी, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पावर स्ट्रगल भी होता था इन ग्रुप्स के बीच आपस में, ठीक है। ये भी एक रीज़न रहा है मुग़ल डिक्लाइन के पीछे का। तो जो तुरानी है, हिंदुस्तानी है, अफ़गानी है, ईरानी है, ठीक है, ऑल्सो कुछ एरिस्टोक्रेट राजपूत भी थे, है ना, राजपूत मंत्री भी थे। अकबर के समय पे भी राजपूतों को गवर्नर बनाया जा चुका है, और लेटर मुगल्स में भी हमने देखा कि राजपूतों को बनाया गया गवर्नर। तो जब अकबर ने मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था, अकबर के समय पे, मतलब जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन था, उस समय उसने कहा कि किसी भी स्टेट में एक व्यक्ति को एक से अधिक शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति के पास रेवेन्यू के पावर है, तो लॉ एंड ऑर्डर की पावर किसी और के पास होनी चाहिए। तो जब राजा शक्तिशाली होता है तो सूबेदार उस समय ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ में सेपरेशन ऑफ पावर भी मदद रखती है हमें चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करने के लिए और आसानी से कंट्रोल करने के लिए स्टेट के ऊपर, ठीक है। इससे रेबेलियन का भी स्कोप कम हो जाता है स्टेट के अंदर। तो औरंगज़ेब के समय तक तो चेक्स एंड बैलेंसेस थे, पर औरंगज़ेब के समय पे साथ में सूबेदार ज़्यादा कुछ करते भी नहीं थे, क्योंकि औरंगज़ेब बहुत ही शक्तिशाली और क्रूअल था। उसने अपने ही भाई दारा सिक्खों को ब्रूटली मारा था, है ना। दारा सिक्खों को उसने मारा था जब दोनों समुद्रगढ़ और समूहगढ़ और धर्मत की लड़ाई में दारा सिक्खो हार गया था, ठीक है। फिर उसके बाद वो भाग रहा था अफ़गानिस्तान की तरफ। फिर उस समय उसको पंजाब वाले रीजन में पकड़ा गया था वो, तो वहाँ से उसको दिल्ली लाया गया था, और दिल्ली में उसको नंगा परेड कराई गई थी, नंगा घुमाया गया था उसको पूरी दिल्ली में। एक्चुअली जो है दिल्ली में काफ़ी लोग दारा सिक्खों को पसंद करते थे। वो शाहजहाँ का भी फेवरेट था, और ये भी डिस्कशन होती थी दिल्ली में कि दारा सिक्खों को अगला राजा बनाया जाएगा। तो औरंगज़ेब ने दिखाया उसको नंगा परेड करवा के कि देखो, जिस आदमी को तुम अपना फ्यूचर किंग समझ रहे थे, मैं उसे ऐसे नंगे परेड करा रहा हूँ पूरे दिल्ली में। तो इसके बाद एक दिन उसने उसका गला काट दिया, और फिर उसका सिर पैक करके गिफ्ट करके शाहजहाँ को भेजा। शाहजहाँ को उसने आगरा के किले के अंदर बंद रखा हुआ था। तो आप सोच सकते हो कि औरंगज़ेब कितना रुथलेस था। जो बंदा अपने पिता का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, तो वो सूबेदारों का तो क्या ही हाल करेगा अगर सूबेदार रेवेलियन वगैरह कुछ कर देंगे। तो गवर्नर्स और सूबेदार जो हैं वो डेयर नहीं करते थे औरंगज़ेब के समय पे अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की। तो हम देखेंगे कि सादत खान अपने आप को इंडिपेंडेंट प्रोक्लेम करेगा, ठीक है। इसको टाइटल दिया गया था बुरहान उल मुल्क का, ठीक है। इसने कहा कि देखो रंगीला, अगर तुम्हें अवध का जो सूबा है वो चलाना है, तो मुझे शक्तियाँ चाहिए। ये सब जो है पावर्स वो मेरे हाथ में देनी पड़ेंगी तुम्हें, सूबेदारी, दीवानी, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह। मुझे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चाहिए, तभी मैं अवध के सूबे को चला सकता हूँ। तो रंगीला कुछ बोल नहीं पाया, उसने बस ये कहा कि हाँ बस थोड़ा बहुत रेवेन्यू भेजते रहना, ठीक है। ऑल्सो जो है मतलब यही है, रंगीला ही है वो जिसने सेंट्रलाइज्ड कर दिया ऑफिसेस को, मतलब इनको दे करके। इनफैक्ट जितने भी नए किंगडम्स होंगे, एमर्ज होंगे मुग़ल एम्पायर में से, वो इनिशियली अपने आप को पावर सेंट्रलाइजेशन करके ही रन करेंगे, ठीक है। फिर उन्हें अब जैसे इसको सादत खान को अब समझ आ गया कि अब मेरे पास सेंट्रलाइज्ड पावर है, ठीक है। इसने ले ली सेंट्रलाइज, मतलब 2-3 पावर्स ये सब इसने अपने हाथ में ले ली। पर इसके माइंड में अब ये था कि अब मेरे अंडर जो ज़मींदार हैं अवध में, वो रेबेल कर सकते हैं अगर मैं पूरा का पूरा रेवेन्यू अपने हाथ में ले लूँगा। तो इसने क्या किया कि पुरानी जागीरों को बैन कर दिया अवध में। सादत खान ने पुरानी जागीरदारों को बैन कर दिया, ठीक है। और कहा कि अब से नई गेम खेली जाएगी। अब मैं सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हूँ स्टेट के अंदर, तो मैं अब वो सभी पुराने ऑफिसेस को
एबॉलिश कर रहा हूँ जो मुझसे पहले मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में दिए गए थे। मैं सभी जागीरदारों को जो दिए गए थे लैंड अलॉटमेंट्स वो सब एबॉलिश कर रहा हूँ। अब नई चीज़ें होंगी, यहाँ से नई शुरुआत होगी। तो ये सादत खान ने चाइना की तरह किया। जैसे चाइना कैसे कहता है कि ये तो हमारे टाइम में साइन नहीं की गई है ये ट्रीटी, उस समय तो कम्युनिस्ट रेजीम नहीं थी, उस समय तो दूसरी सरकार थी, है ना। तो बुरहान उल मुल्क कहे आएगा कब, 1722 में आएगा ये, ठीक है। और फिर ये कहेगा 1722 में मतलब नवाब बनेगा ये अवध का। फिर ये कहेगा कि अब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग होंगी। तो एक्चुअली अवध में उस समय क्या था कि काफ़ी ज़्यादा रेबेलियंस हो रहे थे। तो रंगीला को लगा कि मैं अवध लूज़ कर जाऊंगा अपने हाथ से। तो इस वजह से इसने बुरहान मुल्क को शक्तियां दे दी थी। मतलब 2-3 चीज़ों की एक साथ सेंट्रलाइज्ड कर दी थी अथॉरिटी, और बुरहान मुल्क के हाथ में दे दी थी। क्योंकि बुरहान मुल्क ने कहा था कि मुझे सेंट्रलाइज्ड पावर चाहिए इन रेबेलियन को कंट्रोल करने के लिए। तो द काइंड ऑफ रेबेलियंस जो रंगीला के टाइम में हो रही थी, देवर रिजल्ट, मतलब कि इनकी वजह से, इन रेबेलियन की वजह से ये रिज़ल्ट था कि बुरहानुल मुल्क के हाथ में ये सब शक्तियाँ आई, ठीक है। फिर बुरहान ने सभी जो रेबेलियन कर रहे थे सब लोगों को टाइट कर दिया था, ठीक है। और फिर उसके बाद अवध जो है वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस भी बना। इसने आपका सादत खान ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है नए तरीके से डेवलप किया, और जुडिशियल सिस्टम भी बनाने शुरू किए इसने अलग अलग जगहों पर। इसने इजारा सिस्टम चलाया अवध में, ठीक है। तो इजारा सिस्टम के बारे में हमने पिछली क्लासेस में देखा है ना, कि इजारा सिस्टम की शुरुआत जहांगीर शाह के समय पे हुई थी। तो आप ये भी देखोगे अवध में इजारा सिस्टम था क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था। इसको रेवेन्यू फार्मिंग भी बोलते हैं, है ना। तो फार्मर्स को कहा जाता था कि अब तुम वहाँ पर डेवलपमेंट करो, है ना। तो इसने जो है सादत खान ने काफ़ी लोगों की ज़मींदारी ले ली। इसने कई जागीरदारों की पावर्स को भी टाइट कर दिया। इसने फिर से रीअसेसमेंट करवाई और सर्वे करवाया कि कितना पैसा आ रहा है जा रहा है इन सब चीज़ों का। इनिशियली जो अवध है उसमें ज़्यादा पैसा नहीं था राज्य के पास जब इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। तो उस समय ये फिर मनी लेंडर से पैसा लेता था अवध का नवाब, ठीक है। क्योंकि नया राज्य था, पैसा नहीं था, ये सिर्फ उस समय अपने आप को मेंटेन ही कर पा रहा था। तो इस वजह से मनी लेंडर्स का रोल भी इंक्रीज़ होगा। ये चीज़ आप अवध में भी देखोगे और बंगाल में भी ऐसा होगा कि मनी लेंडर्स का रोल इंक्रीज़ होगा, क्योंकि नए नए पावर पे आए हैं। तो आपको अभी सिस्टम में चेंज लाना है, रेवेन्यू सिस्टम में, है ना, और भी कई सारी चीज़ें करनी है। तो इस वजह से ऐसा होगा। इसका इफेक्ट आप बंगाल में भी देखोगे, जो मैंने कहा कि इनका मनी लेंडर्स का रोल बढ़ जाएगा। बंगाल भी इजारा सिस्टम को फॉलो करेगा और वहाँ पे भी बैंकर्स और मनी लेंडर्स जो हैं वो स्टेट को रन करने में इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है बुरहानुल मुल्क से, अवध की, दैट इज़ सादत खान। तो बाय 1739 क्या होगा, 1739 तक ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका होगा, पर फिर नादिर शाह का हमला हो जाएगा, ठीक है, भारत में नॉर्थ वेस्ट से। तो जब नादिर शाह भारत आएगा तो अब रंगीला डरा हुआ है, इसको रंगीला को मदद चाहिए। तो रंगीला हैदराबाद से मदद बुलाएगा, ठीक है, और ये अवध को भी बोलेगा मदद करने के लिए। तो बुरहान मुल्क वॉज लाइक कि बुरहान मुल्क ने बोला मैंने तो अपना मैंने राज्य इस्टेब्लिश किया है, रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए हैं, मैंने लोकल ज़मींदार को टाइट करके रखा है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये रंगीला की मदद करने चला गया, यानी कि ये नादिर शाह से लड़ने चला गया, ठीक है।
तो पर होता ये है कि नादिर शाह इसको पीट देता है। कब? बैटल ऑफ करनाल में, जो कि आपका 1739 में होगी। ठीक है, बैटल ऑफ करनाल जो कि आपका 1739 में होगी। तो नादिर शाह इसको पूछता है, तू तू क्यों आया मुझसे लड़ने? तो वो बोलता है, मैं तो दोस्त की मदद कर रहा था। और फिर साथ में नादिर शाह इसको किडनैप कर लेता है और फिर बदले में, ठीक है, 20 करोड़ रुपए मांगी जाती है रंगदारी, या फिर मतलब इसके किडनैपिंग से छोड़ने के बदले में। फाइनली जो अमाउंट एग्री हुआ जिस पर, वो था 1 करोड़ रुपए, 20 करोड़ की जगह, है ना। फिर इसको छोड़ दिया गया। और फिर एक्चुअली हुआ ये कि इसके साथ एक्चुअली ये हुआ था कि इसकी जो आर्मी थी वो नादिर शाह के साथ अलाइन हो गई थी। इसकी आर्मी में कूप हो गया था, है ना, मिलिट्री कूप हो गया था। तो ना ही निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम, और ना ही बुरहान मुल्क रंगीला की मदद कर पाए प्रॉपरली, है ना। तो सादत अली खान बाद में अपने आप को मार देगा, जहर खा करके सुसाइड करेगा ये, क्योंकि काफ़ी ह्यूमिलिएशन हो गई थी इसको कि भाई मुझे किडनैप किया गया था, इस वजह से। तो इसके बाद इसी की डायनेस्टी से सफदर जंग आएगा। ठीक है, बुरहान ने जो है जब सुसाइड किया, फिर उसके बाद बात चली कि अब किसको अपॉइंट किया जाएगा। तो नादिर शाह कहता है कि सफदरजंग को कि मैं तुझसे भी पैसे लूँगा। ठीक है, तो जब सफदरजंग पावर पर आया, उसको फिर नादिर शाह ने रिकग्नाइज़ किया था, और ऑल्सो नादिर शाह ने उससे 2 करोड़ रुपए लिए थे अलग से। तो रंगीला के बाद अहमद शाह आएगा पावर पर, है ना, उसका बेटा, जो कि एक डांसर का बेटा था। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि वहाँ पे एक यूनुक भी होगी, है ना, यूनुक थर्ड जेंडर जो है उसका नाम था जाविद, है ना, वही स्टेट को रन करता था, जाविद। तो 1740 के बाद जो अवध का नवाब था, इसको वज़ीर ऑफ मुग़ल एम्पायर का स्टेटस भी दिया गया था। वज़ीर का मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है। पहले तो ये होता था कि वज़ीर जो होता था वो दिल्ली में ही बैठता था, दिल्ली में बैठा हुआ बंदा ही वज़ीर बनता था। पर अब हम देख रहे हैं कि वज़ीर जो है वो अवध से आ रहा है, यानी अवध का जो नवाब है वही वज़ीर भी है मुग़ल एम्पायर का। तो कहानी ऐसी है कि नादिर शाह की इन्वेजन के बाद जब सफदरजंग पावर पर आया था अवध में, तो इसने अपने आप को एक्चुअली में एस्टेब्लिश किया एज नवाब वज़ीर। तो ये नवाब भी बना और वज़ीर भी बना। तो 1740 से लगभग 1755 तक ये पावर में रहेगा। प्रॉब्लम इसके साथ ये थी कि ये ज़्यादा कंसोलिडेट नहीं कर पाया था। इसके पीरियड में जो इलाहाबाद है वो अवध का पार्ट बना था वैसे तो, पर इसके पीरियड में साथ में मराठा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। तो मराठा उस समय ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में रेड किया करते थे, और इन्होंने अवध में भी काफ़ी बार, कुछ बार मतलब कि रेड किया था। सफदरजंग के बाद जो अवध में पावर पर आएगा वो है शुजा। ठीक है, तो ये वही शुजा है जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी सुझाएगी। ठीक है, तो शुजा उद दौला के टाइम पर प्लासी और बक्सर होगी, और अवध जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा। सफदरजंग का बेटा था शुजा उद दौला। ठीक है, तो जब ये पावर पर आया, ये था आपका लगभग 1754 का पीरियड था, ये 1754 का, जब आपका शुजा पावर में आया। ओके, शुजा उद दौला, शुजा उद दौला। तो इसने ऑब्ज़र्व किया क्या हो रहा है इस समय। इसने देखा कि 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी करके गेम कर दी है। ठीक है, इसको ये भी समझ आ गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी मेरी तरफ भी आ सकती है। इसने ये भी देखा 1761 में पानीपत हो गया है ना, दिल्ली में अब जो है, और पानीपत में इस बार नादिर शाह की जगह अब अहमद शाह अब्दाली आया हुआ था। तो सिचुएशन इतनी बुरी थी तीसरी पानीपत की वजह से कि जो मुग़ल एम्परर था
वो भाग के इलाहाबाद आ गया था। इलाहाबाद पहले तो मुग़ल प्रोविंस का ही पार्ट था, ठीक है, पर बाद में इट वाज गिवन टू अवध, ठीक है, लेटर पीरियड में ये अवध के पास चला गया था। तो सिचुएशन इतनी बुरी थी कि शाह आलम टू जो था मुग़ल एम्परर, वो भाग के आ गया था इलाहाबाद, ठीक है। तो शाह आलम टू और शुजा उद्दौला आपस में फिर बात कर रहे हैं कि अब क्या किया जाना चाहिए, ठीक है, कि हम दिल्ली को कैसे रिवाइव करेंगे, बंगाल को कैसे रिवाइव करेंगे, ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया बंगाल में। तो ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया बंगाल में, देखो अफ़गानों ने क्या कर दिया दिल्ली में, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो 1761 के बाद थोड़ी सिचुएशन बदली। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई बंगाल में, और वहाँ पे बंगाल में अपनी पपेट पॉलिटिक्स करने लगी। और जो नवाब ऑफ बंगाल था वो रेगुलरली ह्यूमिलिएट किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। इस वजह से हम देखेंगे कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होगी। हमने देखा था कि मीर कासिम को बंगाल से हटा दिया गया था और फिर वो भागकर अवध जाता है। तो इन दोनों की शुजा उद्दौला और शाह आलम टू की डिस्कशन हो रही थी अवध में। तो अब इनकी डिस्कशन में अब तीसरा बंदा भी एंटर हो जाएगा, ये था मीर कासिम। तो अब तीनों बैठ के, तीनों यानी कि शाह आलम टू और शुजा उद्दौला और मीर कासिम, ठीक है, ये बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। मीर कासिम रो रहा है कि मुझे बंगाल से हटा दिया गया, मैं वहाँ पे नवाब था। और शाह आलम टू कह रहा है कि मुझे भी अफ़गानों ने दिल्ली से भगा दिया। और शुजा उद्दौला को समझ आ चुका था कि ये तो बहुत ही खिचड़ी टाइप सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अवध जो है वो एक सैंडविच स्टेट बन चुका है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे या तो दिल्ली से अफ़गानों को हटाना पड़ेगा या फिर बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाना पड़ेगा, वरना किसी दिन ये चीज़ें मुझे भी अफेक्ट कर जाएंगी, ये चीज़ें अवध को भी अफेक्ट कर जाएंगी। तो ये सब बातें हो रही थी इन तीनों के बीच, ठीक है। तो दोनों साइड पे फॉरेनर्स थे अवध के, एक तरफ पे अफ़गान थे तो दूसरी तरफ पे अंग्रेज़ थे, ठीक है। तो मीर कासिम शुजा उद्दौला को बोलता है कि भाई मेरी मदद कर दे इस सिचुएशन में, ठीक है। तो शाह आलम टू जो था वो भी ये कहता है कि हाँ कुछ करते हैं। तो तीनों मिल करके कोलिशन बनाएंगे और डिसाइड करेंगे कि अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को हराएंगे। और फिर बैटल ऑफ बक्सर होता है आपका 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। ये होगा अब आपका बैटल ऑफ बक्सर। तो इस दिन पर क्या होगा कि तीन जो राजा या फिर हम कहें तीन नवाब, जो इनकी जो किस्मत है ये ख़त्म हो जाएगी। ब्रिटिशर्स जो हैं मुग़ल एम्परर को अपना पेंशनर बना देंगे। और 1764 के बाद हम देखेंगे कि अब मुग़ल पॉलिटी के अंदर कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं बचेगा जो कि अंग्रेज़ों को रोक सके। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करेगी, एक तो अवध के साथ भी करेगी और एक सेपरेटली ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करेगी मुग़ल एम्परर के साथ, ठीक है। इसके बाद अवध जो है पपेट स्टेट बन जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगर इस समय कंपनी चाहती तो वो इसको एनेक्स कर सकती थी, पर कंपनी ने कहा कि तुम ज़िंदा नहीं हो, पर तुम्हें ज़िंदा रखा गया है। फिर हम देखेंगे फ्यूचर में 1797 में 1797 में एक रूलर्स ऑफ अवध जो है वो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट करेंगे लखनऊ में, ठीक है। तो ये इस समय जो था अवध का राजा वो था असफ उद्दौला, ठीक है। 1797 में
अवध में जो नवाब था वो था असफ उद दौला। ये आपका सन था, किसका सन था? ये था आपका शुजा उद दौला का बेटा, शुजा उद दौला का बेटा। तो हम देखेंगे कि असफ जो है, असफ उद दौला, ये कैपिटल शिफ्ट कर देगा लखनऊ को, अवध की कैपिटल को ये लखनऊ में शिफ्ट कर देगा। इसके पीछे के दो कारण थे। एक तो ये कि एक ये मुगल्स के ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा, और दूसरा कि ये थोड़ा ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से दूर हो जाएगा, क्योंकि बंगाल की तरफ तो थे ना ब्रिटिशर्स। तो बक्सर की वजह से 3 किंगडम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, अवध, बंगाल और मुगल्स। ठीक है। तो बक्सर के बाद जो है एक तरह से ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट अब कंफर्म हो चुका है कि अब इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी 1856 में हम देखेंगे कि भारत में जो गवर्नर होगा उस समय पे, डलहौजी, ठीक है, जो अंग्रेज़ों का गवर्नर होगा डलहौजी, वो पूछेगा कि अवध में क्या हो रहा है अपने असिस्टेंट को। ठीक है। तो असिस्टेंट बोलेगा वहाँ पे तो नवाब है, ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस डांस करने का शौक़ है। बोला नाम क्या है उस नवाब का? तो उस नवाब का नाम है, 1856 की बात है ये, उस नवाब का नाम है वाजिद अली शाह। तो ये करता क्या है बोला, तो जवाब दिया उसके ऑफिशियल ने कि बस पूरा दिन कथक करता रहता है। तो डलहौजी ने एक रिपोर्ट तैयार करवाई, उस रिपोर्ट का नाम था आउटरैम रिपोर्ट। इसको भी हम आगे देखेंगे बाद में। इसने ये आउटरैम रिपोर्ट तैयार करवाई, और फिर उसने एक ऑफिशियल था, मतलब उस ऑफिशियल का नाम था जेम्स आउटरैम। ठीक है, जेम्स आउटरैम। तो इसने इस ऑफिशियल को भेजा, और फिर ये ऑफिशियल एक रिपोर्ट तैयार करता है। उस रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि अवध में कुछ नहीं चल रहा है, पूरा फेलियर है गवर्नेंस में। ठीक है। तो इस रिपोर्ट में पूरी मिस गवर्नेंस की कहानी लिखी हुई थी। ठीक है। तो इस रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि अवध से हमने सब्सिडरी अलायंस तो कर ही दिया है 1798 और 99 के पीरियड में, तो ये कुछ कर तो नहीं पाएगा, इसको अब ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट के बेस पर डलहौजी अवध का अनेक्सेशन कर देगा, और फिर हम देखेंगे कि वही ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अब तक अवध को ज़िंदा रखा था। तो कुछ स्टेट्स जो हैं उनको ब्रिटिशर्स सरवाइव करना अलाउ करेंगे और कुछ को नहीं करेंगे। ये सब ब्रिटिशर्स की अपनी डिस्क्रिशन पर बेस्ड था। किसी स्टेट के लिए अगर ब्रिटिशर्स को ठीक लगता तो उसको ज़िंदा रहने देते थे, और अगर लगता कि टाइम आ चुका है तो उस स्टेट को निपटा देते थे। अगर ये इनकी स्ट्रेटजी में कोई स्टेट फिट नहीं बैठ रहा होता तो उसको ये निपटा दे देते थे। और 1773 के बाद जो है, 1773 के बाद बंगाल भी जो है वो एक एब्सोल्यूट ब्रिटिश प्रोविंस बन जाएगा। ठीक है। वहाँ पर भी नवाब शाही को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मॉडर्न कैपिटल ऑफ अवध जो है अभी लखनऊ, वो बनाई गई थी कैपिटल आफ्टर 1797-98 के पीरियड के बाद लखनऊ को बनाया गया था कैपिटल। और फिर उसके बाद लखनऊ में मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि आपका बड़ा इमामबाड़ा है, वैसे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, बड़ा इमामबाड़ा जैसे। ठीक है। तो और 1800 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स जो हैं वो लखनऊ में बैठा करते थे और लखनऊ के नवाब का शोषण किया करते थे। जब रेजिडेंट कहता था नवाब को डांस करने के लिए तो नवाब डांस किया करता था, यानी रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट के कहे अनुसार नवाब चला करता था। तो इस तरह से आप कितना ही लंबा सरवाइव कर पाओगे अगर आपके साथ ऐसा बिहेव किया जाएगा, है ना। ये तो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ज़िंदगी होगी नवाब की। तो 1856 में जब अवध को एनेक्स किया जाता है 1856 में, फिर वहाँ की जो रानी है अवध की, उसको बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड तो बेकार थे पर मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं विरोध करूँगी। कब तक ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी जिएंगे। तो जो रानी थी हज़रत महल,
तो बेगम हज़रत महल की कहानी आएगी, है ना। कानपुर में हत्याकांड होगा जिसको कानपुर मैसेकर कहा जाएगा, और इस कानपुर मैसेकर के बारे में अंग्रेज़ बढ़ा चढ़ाकर भी लिखते हैं, कानपुर मैसेकर, ठीक है। तो आउटरैम रिपोर्ट जो थी जिसकी वजह से अवध को एनेक्स किया था, उस टाइम पे एक और रिपोर्ट भी आई थी आउटरैम रिपोर्ट से पहले। उस रिपोर्ट का नाम था नेपियर रिपोर्ट। नेपियर रिपोर्ट, तो 2 रिपोर्ट्स आई थी, ठीक है। इन सबको हम देखेंगे बाद में। तो अगर शुजा उद दौला ने मदद नहीं की होती बक्सर के अंदर, तो शायद अवध सोवरेन स्टेट होता या फिर थोड़ा लंबा टिकता। ऑल्सो फ्यूचर में हम देखेंगे कि ये अवध वाला रीजन जो है, अलीगढ़ वाला रीजन, ये फ्यूचर में एपिसेंटर बनेगा, एपिसेंटर फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनाने की मांग के लिए ये एपिसेंटर बनेगा। चलो अब हम बंगाल को देखेंगे, बंगाल को, ठीक है। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल जो होगा वो 2 युद्धों से होगा, 2 बैटल से। एक तो प्लासी और दूसरा बक्सर का बैटल, ठीक है। हमने देखा कि कैसे फारूक सियार बीमार हो गया था, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी मदद करने के लिए आती है और फिर बदले में फरमान ले जाती है, फारूक सियार के फरमान, और फिर इनको दस्तक इशू करने के राइट्स मिल जाते हैं। बंगाल ओरिजिनली मुग़ल प्रोविंस था, और बंगाल जो है उस समय का, उसमें आज के उड़ीसा का रीजन भी आ जाएगा, बिहार का रीजन भी आ जाएगा, आसाम का रीजन भी आ जाएगा। काफ़ी बड़ी प्रोविंस थी ये, इसमें आज के समय का बांग्लादेश का रीजन भी आएगा, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी प्रोविंस थी बंगाल। एंशिएंट इंडिया में यहाँ पर एक पोर्ट था जिसका नाम था ताम्रलिप्ति, ठीक है। काफ़ी राजाओं ने एंशिएंट इंडिया में भी कोशिश की थी इस पोर्ट को जीतने की। मगध राज्य ने, मौर्यन डायनेस्टी के राजाओं ने, गुप्ता डायनेस्टी के राजाओं ने, सबको ये पोर्ट पसंद था, ठीक है। आज के टाइम में इसको तामलुक बोलते हैं, तामलुक, ठीक है। तो ये था पोर्ट उस समय से, है ना। उस समय से ही बंगाल जो है रिच एरिया रहा हुआ है। इसकी जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस ये थी, एक तो ये पोर्ट भी था और ऊपर से बहुत फर्टाइल एरिया था ये, क्योंकि गंगा नदी भी यहीं से होके बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से आती है ना। ब्रह्मपुत्र, आपने देखा कि ब्रह्मपुत्र एक मेल रिवर है, एक नद है, ब्रह्मपुत्र एक मेल रिवर है। ये वन ऑफ द फ्यू रिवर्स है भारतीय संस्कृति में। अदरवाइज तो जनरली आप देखोगे वन ऑफ द फ्यू नद है, अदरवाइज तो जनरली रिवर्स के साथ हम फेमिनाइन नेम्स ही एसोसिएट करते हैं, है ना। इसको नद इसलिए भी कहा गया क्योंकि बहुत ही विराट स्वरूप है इसका, बहुत ही बड़ी है ये, ठीक है। बंगाल जो है वो हमेशा से ही एक एरिया रहा है जहाँ पर नॉर्थ के स्टेट्स और वेस्ट के स्टेट्स ये सोचा करते थे कि हमें ये इलाका जीतना है। मेडिवल पीरियड में भी सेम है, काफ़ी इंपॉर्टेंस रही है बंगाल की। इनफैक्ट मेडिवल पीरियड में आप देखोगे, मेडिवल में 1200 के बाद जो दिल्ली सुल्तान जब पावर में आए, दिल्ली के सुल्तान, तो उस समय भी बंगाल जो है सोवरन स्टेट ही रहा था, ठीक है। जीत नहीं पाए थे वो लोग उसको, दिल्ली के जो राजा है वो जीत नहीं पाए थे उसको। फिर जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है वो भी कोशिश करेगा बंगाल को जीतने की, पर वो वापस बंगाल से दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक उसको मार देगा। तो हम देखेंगे हार्डली कोई दिल्ली का राजा प्रॉपरली बंगाल को कंट्रोल कर पाया था। फिर मुग़ल आएंगे, उनमें भी अकबर भी बंगाल नहीं जीत पाया था, उसने जीता था एक बार पर वो फिर से हार गया, यानी कि वो कंसोलिडेट नहीं कर पाया था बंगाल को। फिर बाद में हम देखेंगे कि शाहजहां जीत लेता है बंगाल को और कंसोलिडेट कर लेता है इसको वो 1631 में, 1631 में। तो क्योंकि शाहजहां भी, वो लोग भी बंगाल को इसीलिए जीतना चाहते थे क्योंकि काफ़ी पैसा था बंगाल में। ऑल्सो जो है ये बंगाल का ही राजा था जिसने मुगल्स को हराया था, जिसने हुमायूं को हराया था। इट वॉज शेरशाह सूरी। सूरी इंडिया का एम्परर इसलिए बन पाया था क्योंकि उसके पास बंगाल था। अगर उसने बंगाल नहीं जीता होता
और वो सिर्फ बिहार में ही रहा होता तो फिर शायद वो कभी भी शहंशाह हिंदुस्तान नहीं बन पाता और ना ही कभी हुमायूं को हार पाता। सूरी ने जो है माइग्रेट किया था बिहार से बंगाल में, फिर उसके बाद अपने आप को रिकंसोलिडेट किया था और तब जाकर वो दिल्ली और आगरा जीत पाया था, क्योंकि बंगाल जो है वो एक गोल्डन लैंड था। ठीक है, काफ़ी पैसा था बंगाल में। तो उस समय का ये कहा जाता था कि बंगाल जो आज करता है भारत कल उसे फॉलो करता है। वट बंगाल डज टुडे इंडिया फॉलोज इट टुमारो। ठीक है, ये गोपाल कृष्ण गोखले के शब्द हैं। तो 1631 में हम देखेंगे कि मुगल्स जो है वो कैप्चर करेंगे, शाहजहां कैप्चर करेगा इसको। ठीक है, शाहजहां कैप्चर करेगा और फिर अपने बेटे शूजा को बिठाएगा वहाँ पर। शूजा वही शूजा जो कि औरंगज़ेब का भाई था। तो पुर्तगीज़ जो हैं वो बंगाल से हुगली में से भगाया गया था उनको, ये चीज़ हम देख चुके हैं, है ना। उस समय तक ऑलरेडी यूरोपियंस थे बंगाल में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना बेस बनाएगी हुगली में 1651 के पीरियड में शूजा को 3000 रुपये दे करके वो अपना बेस बनाएंगे हुगली में। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डच की एंट्री भी होगी बेदरा में। ठीक है, और फिर उसके बाद डेन्स की एंट्री होगी श्रीरामपुर में, और फिर साथ में फ्रेंच की एंट्री भी होगी चंद्रनगर में। ये सब एरियाज बंगाल के अंदर ही है, ये हम देख चुके हैं। तो काफ़ी सारे यूरोपियंस की एंट्री हो चुकी है औरंगज़ेब के समय तक बंगाल के अंदर। पर जब तक औरंगज़ेब पावर पर था तो यूरोपियंस की हिम्मत नहीं होती थी बंगाल में कुछ भी करने की। हमने देखा कि 1688 में 1688 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोटा सा रेबेलियन करने की कोशिश की थी औरंगज़ेब के अगेंस्ट। फिर औरंगज़ेब ने इनको दिखाया था कि इनका बाप कौन है। ठीक है, हु इज़ देयर फादर। तो औरंगज़ेब वॉज लाइक कि मैं अपने बाप और भाई का नहीं हुआ, तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूँगा। तो औरंगज़ेब ने ब्रिटिशर्स की पिटाई की थी और उनसे 1.5 लाख रुपए भी लिए थे रंगदारी के तौर पर। तो हमने देखा कि कैसे 1700 ऑनवर्ड्स जो है बंगाल प्रोग्रेस कर रहा है और कैसे ब्रिटिशर्स भी साथ ही साथ बंगाल में प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आफ्टर 1690 1690 के बाद फोर्ट विलियम बनाने की शुरुआत होगी, फोर्ट विलियम बनाने की। ठीक है, और बाय 1698 1698 तक फोर्ट विलियम एस्टेब्लिश हो चुका होगा। ठीक है, तो एक ऑफिशियल था जिसका नाम था जॉब चार्नॉक, ब्रिटिश ऑफिशियल था ये, अंग्रेज़ था, है ना, जॉब चार्नॉक। तो इसने 3 विलेजेस की परमिशन ली थी रेवेन्यू कलेक्ट करने की, इसको मिली थी परमिशन। ये 3 विलेजेस आपके थे, एक था गोविंदपुर, बंगाल के अंदर ही हैं तीनों विलेजेस। ठीक है, गोविंदपुर, कालीकाता और सुतानाती। और यही तीनों विलेजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोलकाता में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, कंपनी ने अपने आप को और भी बंगाल के अंदर कुछ प्लेसेस पे एस्टेब्लिश किया था, जैसे कि कासिम बाज़ार और पटना हमने जैसे कि कहा बिहार उस समय बंगाल प्रोविंस का ही पार्ट था। तो लोकल ज़मींदार्स ने भी बीच में एक टाइम पे प्रोटेस्ट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, क्योंकि उनको पसंद नहीं आ रहा था कि कंपनी शक्तिशाली बनती जा रही थी। 1680 से हम देखेंगे ये ट्रेंड विजिबल था कि छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट्स होंगे ब्रिटिश और मुगल्स के बीच, उसमें फिर मुग़ल गवर्नर शाइस्ता खान भी इनकी पिटाई करेगा। तो फिर ब्रिटिशर्स को समझ आ चुका था कि यहाँ पर हम लोग मुगल्स को ओवर पावर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर फ्यूचर में जो ब्रिटिश सक्सेस होगी बंगाल के अंदर प्लासी करके, इसके पीछे का कारण था कि अब औरंगज़ेब की मृत्यु हो चुकी थी, अब मुगल्स कमज़ोर हो रहे थे। तो फिर जो मुर्शिद कुली खान है बंगाल का नवाब, वो बंगाल को इंडिपेंडेंट बनाएगा। मुर्शिद कुली खान एक्चुअल में डेप्यूटी नवाब था। ठीक है,
इसको ये दीवान था वहाँ पर, दीवान था। इसके पास सिर्फ रेवेन्यू फंक्शंस थे वहाँ पर। तो हमने देखा कि मुगल्स के ओल्ड सिस्टम में दीवान अलग होगा, फौजदार भी अलग होगा, क्योंकि एक बंदे के हाथ में सभी पावर्स नहीं दी जाती थी। तो औरंगज़ेब ने इसको अपॉइंट किया था 1700 के पीरियड में, 1700 में। उस समय पे मुर्शिद कुली खान के हाथ में सिर्फ दीवानी का फंक्शन था। पर 1707 के बाद मुर्शिद कुली खान भी एड़ा बनकर पेड़ा खाएगा, ठीक है। तो एक तरफ पे तो औरंगज़ेब की मृत्यु होगी, ठीक है, तो दूसरी तरफ पे क्या होगा उसके बाद के पीरियड में 1717 में, 1717 में हम देखेंगे कि फारूक सियार का फरमान आएगा, ठीक है। उस समय पे मुर्शिद कुली खान था सूबेदार बंगाल के अंदर, ठीक है। तो इसने देखा कि अब तो फारूक सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान दे दिया है ना, कंपनी के पास अब दस्तक इशू करने की पावर थी, और साथ में कंपनी को 38 गांव भी मिले थे बंगाल में। और फारूक सियार ने जो है फरमान दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। एक बात आपको पता होनी चाहिए, फारूक सियार के फरमान अलग हैं और गोल्डन फरमान अलग हैं। फारूक सियार वाला जो फरमान है उसको एज अ मैग्ना कार्टा भी जाना जाता है, जबकि जो गोल्डन फरमान है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1632 में मिला था गोलकोंडा में, जहाँ पे 3000 कॉइन्स दिए थे गोलकोंडा में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेस साउथ में एस्टेब्लिश करने के लिए गोलकोंडा के अंदर। गोलकोंडा जो है आज के हैदराबाद स्टेट का पुराना वर्जन है, ठीक है। अब जो है मुर्शिद कुली खान सोचेगा कि मैंने बंगाल को इतना डेवलप किया, ठीक है, मुझे औरंगज़ेब के समय से अपॉइंटमेंट मिली हुई है, मैंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया हुआ है, अब आप मुझे मेरे रोल से हटा रहे हो, आप ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड परमिट्स इशू करने की पावर दे रहे हो। तो हमने देखा कि वो दीवान था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ था, तो वो एक तो फॉर्मल सूबेदार नहीं था कभी भी, वो सिर्फ दीवान था। तो इसको पसंद नहीं, मतलब एक तो इसके अपने हाथ में भी उतनी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं थी, सिर्फ दीवान था ये, है ना, फॉर्मल सूबेदार नहीं था। तो इसने प्रोटेस्ट किया फारूक सियार के फरमान के अगेंस्ट, जो कि फारूक सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, क्योंकि अब इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू नहीं, सॉरी, इसकी वजह से, इन फरमान की वजह से बंगाल का रेवेन्यू लॉस होगा, और मुर्शिद कुली खान तो दीवान था, है ना। तो फारूक सियार ने मुर्शिद कुली खान को बोला कि भाई हाइपर मत हो, कोई बात नहीं, मैं तुझे नवाब बना देता हूँ, ठीक है। अब से जो है तुझे फौजदारी फंक्शंस भी मिलेंगे और अब तुझे एडमिनिस्ट्रेशन की पावर भी मिलेगी, अब से ये पावर्स तेरे हाथ में हैं। तो मुर्शिद कुली खान ने इंतज़ार किया, ठीक है, इसने कहा कि तुमने ट्रेड परमिट दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, अब मैं बंगाल में रिफॉर्म्स लाऊंगा, ठीक है। अब ये देख रहा है मुर्शिद कुली खान के स्टेट जो है बंगाल स्टेट, उसको लॉस हो रहा है, क्योंकि फारूक सियार ने फरमान दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अब इसको अपना स्टेट रन करना है, बंगाल को इसको रन करना है। तो बंगाल उस समय पे काफ़ी बड़ा स्टेट था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब एक बंगाल प्रोविंस के ही पार्ट थे, ठीक है। तो ये क्या करेगा अब मुर्शिद कुली खान, ये सोचेगा कि एक तो अब मेरा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से, आधा रेवेन्यू, ठीक है, क्योंकि मैं ट्रेड परमिट्स तो अब इशू नहीं कर पा रहा हूँ उनको। और साथ में एक और चीज़ थी, बंगाल की जो फर्टाइल लैंड की लिस्ट क्रिएट करवाई इसने, ठीक है, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की जितनी भी फर्टाइल लैंड थी उसकी लिस्ट क्रिएट करवाई। फिर इसने पूछा यहाँ का मालिक कौन है इन जगहों का, तो काफ़ी सारी लंबी लिस्ट आई जागीरदारों की, ठीक है। तो इसने कहा कि अब मैं इनसे ये फर्टाइल लैंड ले लूँगा, पर इसको ये भी पता था कि इसकी वजह से तो प्रोटेस्ट भी हो सकता है इसके अगेंस्ट, ये लोग इसे टॉपल आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको अवध का एग्ज़ाम्पल याद है, अवध में भी एफर्ट किया गया था जागीरदारों की ज़मीन लेने का अवध के राजा द्वारा, और उसके बाद अवध का राजा काफ़ी कमज़ोर हो गया था।
तो ये प्रॉब्लम तो इसको भी आ सकती है अगर ये जागीरदारों की ज़मीन लेगा। तो इसने क्या किया, अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि देखो सभी जागीरदारों को मिलने के लिए बुलाओ, ठीक है। तो इसने फिर उन जागीरदारों से कहा कि इसने कहा कि मैं उनकी ज़मीनें सीधे सीधे तो नहीं ले सकता हूँ, पर मैं नवाब हूँ और मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं अब तुम लोगों की ज़मीन को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब मैं तुम लोगों की ज़मीन को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बंगाल से उड़ीसा में। तुम्हारे पास जितनी ज़मीन बंगाल में है उतनी तुम्हें उड़ीसा में मिलेगी, पर तुम्हारी बंगाल वाली जो ज़मीन है वो अब मेरे अंडर आएगी, ठीक है। तो इस वजह से जो है ज़्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाएंगे जागीरदार। इसने ये भी बोला जागीरदारों को कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, वरना अदरवाइज़ नहीं जाना है तो मैं तुम्हें पनिश भी करूँगा, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान जो है एक स्मार्ट आदमी था। कंपनी इसका रेवेन्यू खा रही थी, आधा रेवेन्यू फारूक सियार के फरमान की वजह से, पर इसने इंश्योर किया कि जो इसका लॉस हो रहा है रेवेन्यू में, ये कहीं और से उस लॉस को कंपनसेट करेगा। तो इसने जागीरदारों की लैंड ट्रांसफ़र कर दी बंगाल से उड़ीसा में, ठीक है। अगर ट्रांसफ़र करने की जगह ये डायरेक्टली लेता तो इसकी वजह से शायद रिवोल्ट भी हो सकता था। ऑल्सो एक और बात थी कि उड़ीसा का जो एरिया था वो फॉरेस्टेड एरिया था। इससे दो फायदे होंगे कि एक तो जागीरदार वहाँ जाके रहेंगे, उनको वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा और वहाँ पे रेवेन्यू भी कलेक्ट करना पड़ेगा, और उस चीज़ का फ़ायदा भी इसको होगा। तो उस जगह की इकोनॉमी भी डेवलप होगी क्योंकि वहाँ पे जागीरदारों जैसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी वहाँ पर जाएगी। तो इसने क्या किया, बंगाल वाली फर्टाइल लैंड अपने अंडर ले ली। इसको क्या है, इसको कहा जाता है खलीसा लैंड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको खलीसा लैंड कहा जाता है। खलीसा लैंड का मतलब होता है स्टेट की ज़मीन, ठीक है, वो ज़मीन जो कि डायरेक्टली स्टेट के अंडर है। खलीसा लैंड जो है वो स्टेट के पर्सनल कंट्रोल में होती है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मेडिवल इंडिया के अंदर। तो इसने सोचा, मुर्शिद कुली खान ने, कि मेरे पास अब मैन पावर तो नहीं है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसने भी इजारा देना शुरू कर दिया, इजारा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया। और इसने कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा कि तुम लोग किसानों से पैसा लेना शुरू कर दो, तो आपको बंगाल में भी इजारा सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। तो 18वीं शताब्दी में इजारा सिस्टम काफ़ी कॉमन हो गया था मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, क्योंकि ज़्यादा कलेक्ट करने के लिए मैन पावर थी नहीं उस समय पे। तो ये जो इजारेदार होंगे ये फ्यूचर में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ये लोग नए ज़मींदार बनेंगे 18वीं शताब्दी के, है ना। ये वो नए लोग बनेंगे जो अब रेवेन्यू सिस्टम का पार्ट होंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी बंगाल जीतने के बाद सेम सिस्टम को ही कंटिन्यू करेगी। आपको वहाँ पे भी इजारा सिस्टम देखने को मिलेगा। आपको मिलेगा कि वॉरेन हेस्टिंग ने इजारा सिस्टम को ही कंटिन्यू किया है, क्योंकि इसके पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पैसे नहीं थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जब ये गवर्नर जनरल बना था बंगाल का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद, तो इसके पास भी पैसा नहीं था, रिसोर्सेज नहीं था, मतलब कलेक्ट करवाने के लिए। तो इसने भी इजारा देने का डिसाइड किया, यानी कि इसने भी कॉन्ट्रैक्ट देने का डिसाइड किया। इजारा सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा करप्शन होता था, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए एक बाबू नाम का आदमी था, इसके लिए काम करता था वॉरेन हेस्टिंग के लिए, शायद वॉरेन हेस्टिंग का नौकर था वो। इसका 10 साल का बच्चा था इसका बाबू का। तो ऑन पेपर बाबू भी कॉन्ट्रैक्टर था पेपर्स के ऊपर, ठीक है। बाबू के नाम पर भी इजारा लिखा हुआ था। तो इस तरह से इतना ज़्यादा बेनामी ट्रांजैक्शंस होती थी, इतना ज़्यादा करप्शन होता था इस सिस्टम में। मुर्शिद कुली खान को पता था कि इजारा सिस्टम में करप्शन के काफ़ी चांसेस होते हैं, तो इसने जो है ऑडिट्स करवाना शुरुआत की थी। इसने कहा था कि मैं पहले ही असेसमेंट कर लूँगा कि फ्यूचर रेवेन्यू एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड से कितना हो सकता है। अगर उतना रेवेन्यू नहीं आया तो मैं फिर क्वेश्चन करूँगा कि क्यों नहीं आ रहा है इतना रेवेन्यू।
तो बंगाल भी एक नया स्टेट बन के आया था, तो उस समय जो है कुछ पैसा तो इजारेदारी से आ रहा था, पर कई बार इमीडिएटली पैसे की ज़रूरत पड़ती थी स्टेट को चलाने के लिए। तो मुर्शिद कुली खान ने कहा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिजनेसमैन है बंगाल में, बंगाल ऑलरेडी रिच प्रोविंस है, तो मैं इनसे पैसा ले सकता हूँ। तो हमें लोग देखने को मिलेंगे जैसे कि जगत सेठ था उस समय पे वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। तो राजा जो है वो इनसे पैसे लिया करता था रिच बिजनेसमैन लोगों से, ठीक है। और ये जो बिजनेसमैन हैं ये जो बनेंगे 18वीं सदी के नए किंग मेकर्स बनेंगे ये लोग, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा कि बिजनेसमैन स्टेट को रन करेंगे। अवध में भी, हैदराबाद में भी, बंगाल में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। जब कॉरपोरेट हाउसेज आपके स्टेट को रन करते हैं तो वो लोग सिर्फ अपना इंटरेस्ट ही देखते हैं, वो लोग स्टेट का इंटरेस्ट नहीं देखते। ये प्राइम एग्जाम्पल है अर्ली कैपिटलिज्म का, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान ने अपनी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर दिया, तो उसकी डायनेस्टी में लोग आएंगे जाएंगे आते रहेंगे, और फिर अंत में सिराज आएगा, सिराजुद्दौला आएगा अंत में। और उसको समझ आ चुका है कि मेरे एंसेस्टर्स ने जो है गेम अच्छे से नहीं खेली, आधा उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया है, आधा उन्होंने ट्रेडर्स को दे दिया, आधा मुगल को दे दिया है, अच्छे से उन्होंने स्टेट नहीं चलाया है, अच्छे से प्रॉपरली गेम नहीं खेली है। तो सिराज कहेगा मैं ये सब चीज़ें वापस लूँगा, ठीक है। तो प्लासी से एक साल पहले वो ट्रेडर्स थे, एक ट्रेडर था आमिर चंद नाम का, एक ट्रेडर था मानिक चंद नाम का। ये लोग जो हैं ये लोग कोलकाता को वापिस रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में प्लेट में सर्व कर देंगे। रॉबर्ट क्लाइव को कोलकाता वापस प्लेट में सर्व करके देंगे। आमिर चंद, जगत सेठ, मानिक चंद, मीर जाफ़र, ये सब जो है सिराजुद्दौला से गद्दारी करेंगे। तो बड़े बड़े जो ये कॉरपोरेट्स थे ये सब सिराजुद्दौला से गद्दारी करेंगे। बड़े बड़े जो ये आपके कॉरपोरेट्स होते हैं वो चाहे फिर अवध हो, बंगाल हो या हैदराबाद हो, ये लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि जागीरदारी सिस्टम को इन्होंने चेंज किया, ठीक है। फिर टैक्स कलेक्शन में इन्होंने इजारीदारी लाई। मुर्शिद कुली खान ने पहले तो जागीरदारी सिस्टम को हटाया इसने, इनकी जागीर्स ले ली इसने, और फिर उनकी लैंड ट्रांसफ़र कर दी उड़ीसा में। फिर जागीरदारी सिस्टम को हटाने के बाद इसने टैक्स कलेक्शन में इजारेदारी सिस्टम को लाया। इजारेदारी मतलब कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया। तो ज़्यादातर राज्यों में इजारेदारी देखने को मिलती है हमें इस टाइम पीरियड में। और हम ये भी देखेंगे कि जो ये मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, जो पैसे व्यापार में घुमा रहे थे, ये पॉलिटी के अंदर आ जाएंगे 18वीं शताब्दी में, ठीक है। मुगलों के समय पर व्यापारियों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो इस प्रकार से स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करे। मुगलों से पहले मतलब यानी कि मैं 1707 से पहले की बात कर रहा हूँ, औरंगज़ेब की डेथ से पहले की बात कर रहा हूँ। और तो और बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने टाइम में व्यापारियों को बहुत टाइट करके रखा था। पर यहाँ हम देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में राजा कमज़ोर है, तो ये जो ट्रेडर्स लोग हैं ये राजा की ही गाड़ी पलटा देंगे। तो सिचुएशन हमने देख ली कि शासक कमज़ोर है, पैसे कम हैं, पैसे के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, ठीक है। रिफॉर्म कर रहा है तो वो रिफॉर्म में भी ठेकेदारी ही ला रहा है, ठेकेदारी वाली रिफॉर्म कर रहा है। ठेकेदारों की मदद से क्या कभी राज्य प्रॉपरली चला है ना? नहीं चला है ना। तो जब भी कॉरपोरेट हाउस स्टेट को रन करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बाउंड टू फेल, एडमिनिस्ट्रेशन फेल होगा ही होगा, और ओनली कुछ सिलेक्टेड क्लास ऑफ लोगों को बेनिफिट मिलेगा जब कॉरपोरेट हाउसेस स्टेट को रन करेंगे। अकबर और औरंगज़ेब वगैरह जो थे उनके समय पे ना तो ट्रेडर्स की हिम्मत होती थी कुछ पॉलिटिक्स में एंटर करने की, और तो और अकबर और औरंगज़ेब जो है वो इजारा सिस्टम में भी ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। इनको पता था बिचौलिया जो है वो बिचौलिया ही होता है, हमारे अपने आदमी जाने चाहिए रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। ओके, तो फ़िलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी की डिस्कशन हम अब अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय एवरीवन।